गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, अम्ल क्षार एवं लवण। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पिछले कुछ क्लासों में भोजन का स्वाद खट्टा एवं कड़वा जो होता है वो भोजन में विद्यमान अम्ल क्षार के कारण होता है। यदि भोजन में अम्लता बढ़ जाए तो अम्लता बढ़ने के बाद में एसिडिटी होती है, उसको एसिडिटी कहा जाता है। तो भोजन में अम्लता बढ़ने पर हम नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा के मिलाने की सलाह देते हैं। इससे क्या है, ये अम्ल और क्षार मिलकर क्या है उसको लवण में बदल देते हैं, तो उससे क्या है अम्लता कम हो जाती है। हम जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, इसी प्रकार हल्दी एक सूचक है। जैसे सफेद कपड़े पर अगर सब्जी के दाग लग जाए तो क्षार की प्रकृति वाला साबुन जब उस पर रगड़ते हैं तो वो भूरा और लाल रंग का हो जाता है, धब्बे लाल रंग के हो जाते हैं। कपड़े को अत्यधिक जल में धोने के पश्चात वो पीले रंग का हो जाता है। हम क्षार के लिए हम क्षार सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोक्सिलेन का उपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिटमस, बट लिटमस बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस ब्लेड जब न तो उंगली होता है न छाली, जब यह बैंगनी होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटनिया, जैसे कई फूलों की रंगीन पपड़ियां किसी विलय में अम्ल एवं क्षार की पूर्ति को सूचित करती हैं। इन्हें हम क्षारक या कभी-कभी केवल सूचक कहते हैं। जैसे
जैसे यहाँ पर प्रश्न है पेज नंबर 24 पर, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में जो होता है वो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल, जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों से रासायनिक अभिक्रिया करके हानिकारक विषैले यौगिक बनाते हैं, जिसके कारण वे खाने लायक नहीं रह जाता, अर्थात खाना विषैला हो जाता है। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। अगला, धातु की अम्ल के साथ क्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? उदाहरण के द्वारा समझाइए, गैस की उपस्थिति की जांच हम कैसे करेंगे? तो धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है और जलती मोमबत्ती को परफेक्टली मुख पर ले आने पर फटफट और पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो ये अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जिसकी जिंक धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया होने पर, जिंक धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है तो बनता है सोडियम जिंकेट। और साथ ही साथ उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये हाइड्रोजन गैस निकलती है तो हाइड्रोजन की उपस्थिति का कैसे पता करेंगे? तो हाइड्रोजन की उपस्थिति को पता करने के लिए हम उसे जलती हुई एक बर्तन में लेकर जलती मोमबत्ती के पास ले आते हैं। और जलती हुई मोमबत्ती के पास परखंडी के मुख पे ले आने पर उसमें से क्या है, आवाज आती है। इससे पता चलता है कि उसमें हाइड्रोजन गैस थी और वो तेज ज्वाला के साथ जलने लगती है, क्योंकि हाइड्रोजन दहन में सहायक है, यह स्वयं जलती है। क्वेश्चन नंबर 3, धातु यौगिक टन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न जलती गैस, जलती मोमबत्ती जलती मोमबत्ती को बुझा देती। यदि उत्पन्न यौगिकों में कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलन समीकरण लिखिए। तो धातु ए है, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मीन CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की HCl के साथ अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तब कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये बनता है। तो प्रश्न हमारा था कि धातु यौगिक ए
तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, बुदबुदा उत्पन्न होती है, जिससे उत्पन्न गैस मोमबत्ती की ज्वाला को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना था। तो ये संतुलित समीकरण हम लिख लेते हैं। धातु का यौगिक हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट की तरह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तब कैल्शियम क्लोराइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है। ये है इसका संतुलित रासायनिक समीकरण। अगला है HCl HNO3। यदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज ऐसे यौगिकों विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। तो HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में H+ आयन बनाते हैं, जिसके कारण से वे अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में H+ आयन नहीं बनता है, जिसके कारण से ये अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। जल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? क्योंकि जो जल जो होता है वो शुद्ध जल नहीं यहाँ पर लिया गया, शुद्ध या अशुद्ध जल नहीं लिया गया है। और जो जल होता है, जल के अंदर और भी बहुत सारे यौगिक क्या है पहले से घुले हुए होते हैं, जिसके कारण से वे विद्युत का चालन करते हैं। जल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि जलीय विलयन में वह H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र को रंग नहीं बदलती क्योंकि जल की अनुपस्थिति में वह शुष्क होती है, तो HCl से H+ आयन उत्पन्न नहीं होता, और नहीं होता इसलिए जल की उपस्थिति में HCl से H+ आयन उत्पन्न, जल की उपस्थिति में ही H+ आयन उत्पन्न होता है। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अर्थात जब अम्ल को तनुकृत करना है तो उसे जो है ना तनुकृत अर्थात ज्यादा लिक्विड में बदलना उसको थोड़ा सा, तो उसे तनुकृत करने के लिए हम क्या करते हैं, अम्ल को जल में मिलाते हैं, न कि जल को अम्ल में। क्यों? क्योंकि अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि हम अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को, क्योंकि जल को सांद्र विलयन में मिलाने से वह तीव्र विक्रिया करके विस्फोट हो सकता है, इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? अम्ल के तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता HNO3OH प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक होते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन OH+ सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की OH की सांद्रता क्या है, बढ़ जाती है। आपके पास A और 2 विलयन है, A के pH का मान 6 है, B के pH का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन सा अम्लीय और कौन सा क्षारीय है? मैं आपको बताता हूँ, किसी भी अम्ल की या क्षार की अम्लीयता या क्षारीयता पता करने के लिए हम पानी के pH मान से तुलना करते हैं। पानी का pH मान जो होता है वो होता है 7। 7 से कम और 7 से अधिक होने पर अम्लीयता, विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता प्रदर्शित होती है। ठीक, इसका मतलब यह है कि जैसे ए विलयन है, ए विलयन की pH वैल्यू क्या है, 6 है, और ये pH वैल्यू क्या है, 7 से कम है। जबकि बी विलयन है, उसमें 7 से क्या उसकी pH वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये है यहाँ पर ए विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक है, और H+ आयन की सांद्रता अधिक होने पर वह अम्लीय है। आयन की सांद्रता विलयन की प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ता है?
जैसे हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन है की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन और अधिक अम्लीय हो जाता है। क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? अगर हाँ तो वह क्षारकीय क्यों होते हैं? H प्लस आयन क्षारकीय परंतु सांद्रता क्या है? OH प्लस आयनों की सांद्रता क्या है? आयनों की सांद्रता क्षारकीय में OH प्लस आयन होते हैं, जबकि अम्लीय में H प्लस आयन होते हैं। H प्लस आयन होने पर भी यहाँ पर इसकी सांद्रता क्या है? कम हो जाती है। इसलिए क्या है, यह क्षारकीय होते हैं। किसान खेत की मृदा को किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करेगा? किसान खेत की अम्लीय परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए करेगा। अगला है CaO Cl2 का प्रचलित नाम क्या है? CaO Cl2 का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। इसके बाद में आते हैं जल को मृदु करने के लिए। तो जल को मृदु करने के लिए सुने आप, जल सामान्यतः जल जो है पाया जाता है तो इसको दो प्रकार के जल में विभाजित किया गया है, कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल और मृदु जल में बांटा गया है। जल को दो भागों में बांटा गया है, कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल का अक्सर बहदार होता है, वह पानी होता है, तो पानी कहते हैं कठोर जल। जिस जल में क्या है, साबुन जो है, जो जल साबुन के साथ आसानी से अधिक झाग देता है, अधिक झाग देने वाला जो होता है वो होता है मृदु जल। और जो जल जो है साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता अथवा कम मात्रा में झाग देता है, तो ऐसे जल को हम कहते हैं कठोर जल। अब जल की कठोरता दो की आती है। दो प्रकार का जल, कठोर जल दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थायी कठोर जल, दूसरा होता है अस्थायी कठोर जल। अस्थायी कठोर जल होता है उसे जो है ना हम उबाल कर और छान कर जो है उसकी अस्थायी कठोरता को दूर कर लेते हैं। उसमें अधिक रासायनिक जो होते हैं, जो गर्म करने पर क्या है भाप ऊपर उड़ आते हैं, तो जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। किंतु कुछ कठोर जल ऐसा जल होता है जिसकी कठोरता स्थायी होती है। उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट इत्यादि के यौगिक क्या घुले होते हैं, जिसके कारण से वो स्थायी कठोरता प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम उसमें कुछ यौगिक मिश्रित करके उसको उबाल कर या अन्य किसी प्रयोगशाला विधि द्वारा जो उसकी स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। अब हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है हमारा, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। वो है भुजा हुआ चूना, शुष्क भुजा हुआ चूना। जो चूना भुजा देते हैं अर्थात वो पानी के साथ अभिक्रिया करके सूख जाता है, वो चूना भुजा हुआ चूना होता है। उसके साथ अगर क्लोरीन मिलाए थे तो विरंजक चूर्ण बन जाता है। कठोर जल को मृत करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो हम कहेंगे यहाँ पर कठोर जल अर्थात कठोर जल को मृत करने के लिए यहाँ पर से सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिसे हम दावन सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। यह अभिक्रिया निम्न प्रकार होगी।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये रही इसकी रासायनिक अभिक्रिया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा Na2CO3 और H2O पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी प्रक्रिया के दौरान। ये इसकी रिएक्शन है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में घोलने पर ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण ये है। इसके बाद कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान लगभग क्या होगा। अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान लगभग जो है 10 होगा, क्योंकि उसकी जो है सांद्रता, उसका पीएच वैल्यू क्या है 7 से अधिक होनी चाहिए। 7 से अधिक यहाँ पर ऑप्शन क्या हुआ है 10, तो डी नंबर का आंसर सही है। यदि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो विलयन में क्या होगा। अगर चूने के पानी को दूधिया कर देने का मतलब है कि इसमें विलयन में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, मीन HCl। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन में HCl के 8 ml विलयन से उदासीन हो जाता है। यदि NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो उदासीन करने के लिए HCl के कितने विलयन की आवश्यकता होगी। यहाँ पर जो है आंसर दिए गए 8, 4, 12, 16। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट 16 ml। अपच का उपचार करने के लिए हमें कौन सी औषधि लेनी चाहिए। अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड लेना चाहिए। एंटासिड मतलब एंटासिड अर्थात जो प्रति अम्ल होता है, एंटासिड अम्लीयता को कम करने के लिए लिया जाता है। अब हमने निम्न अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखने हैं। प्रश्न नंबर 5 है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक मीन Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, बनेगा क्या जिंक सल्फेट और उसके साथ हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। ये रहा। नेक्स्ट
अगला है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ पर HCl की क्रिया हमने Mg से करानी है, तो लिखेंगे Mg प्लस HCl बनेगा MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ ही साथ अलग हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस से अलग हो जाएगी। इसी के साथ अगला है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ क्रिया करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर बनेगा H2SO4 प्लस H2, यहाँ पर बनेगा H2SO4 का होल ड्राई। अब बैलेंस करते हैं इसे। नेक्स्ट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी यहाँ पर आयरन के साथ अभिक्रिया करानी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। आयरन भी Fe प्लस HCl बनेगा क्या, आयरन क्लोराइड FeCl2 प्लस H2। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। इसे क्रियाकलाप द्वारा लिखिए। तो ग्लूकोज एल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लेते हैं और इसे कॉर्क पर 2 कील लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रख देते हैं। रख देने के बाद 10 अब किलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के 2 टर्मिनलों के साथ बल्ब के स्विच के साथ माध्यम से इसको क्या है, हमें एक क्रियाकलाप के लिए एक्सपेरिमेंट लिखना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस प्रश्न को बाद में करते हैं। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? तो आश्रित जल क्या है, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल इसलिए वो विद्युत का चालन नहीं करता। पिछली बार मैंने अभी प्रश्न आया था, बताया था कि जो आश्रित जल है शुद्ध जल है, जबकि बरसात का जल शुद्ध होता नहीं है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के यौगिक उसमें पहले से विद्यमान होते हैं, अर्थात वह अम्लीय हो सकता है, क्योंकि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि के साथ मिलकर वो उसे अम्लीय बना देते हैं। उसमें H+ आयन उत्पन्न मिश्रित रहता है, जिसके कारण से बरसात का जल क्या विद्युत का चालन कर देता है, परंतु शुद्ध जल जो है विद्युत का चालन नहीं करता। आश्रित जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर वह H+ आयन से अलग हो जाता है, इसलिए H+ आयन प्रदर्शित नहीं करता। जल की उपस्थिति में ही H+ आयन अलग कर पाता है, इसलिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 5 में ABCD। जब सार्वत्रिक सूचक से जांच जाती है तो pH मान 4.11, 4.11, 7, 9 प्राप्त होता है, तो कौन सा विलयन उदासीन है, कौन सा विलयन उदासीन है? तो यहाँ पर उदासीन विलयन कौन सा है, कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है? तो यहाँ पर ए यहाँ पर इसकी pH वैल्यू 4 है, बहुत दुर्बल अम्लीय है, क्योंकि अम्लीय होने के लिए pH वैल्यू क्या 7 से कम होनी चाहिए, 7 से कम है। यदि pH मान जो है pH वैल्यू 7 से क्या है, कम है, 7 से कम है तो अम्लीय है, और 7 से अधिक है तो कैसा है, क्षारीय है। ये है, आपको इतना याद रखना है। यदि कोई विलयन क्या है, अम्लीय है, तो उसकी pH वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी। यदि pH वैल्यू 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा।
जैसे 4 है तो दुर्बल अम्लीय है, फिर बी है 1 है तो इसमें प्रबल अम्लीय है, और 11 यानी 7 से अधिक है तो कैसा क्षारीय है, और 7 है तो कैसा है, उदासीन है। 7 है तो वह कैसा विलयन होगा, उदासीन। ये पीएच वैल्यू वैल्यू की है पानी की। इसके बाद अगला 9 है तो यह दुर्बल क्षारीय है। H प्लस आयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती पीएच का मान भी उसी प्रकार घटता चला जाता है। प्रश्नावली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। प्रश्नावली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में एसिटिक अम्ल लेते हैं। किसी प्रश्नावली में तेजी से बुदबुदाहट होगी क्यों? प्रश्नावली ए में अधिक बुदबुदाहट होगी क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एसिटिक अम्ल से अधिक प्रभावी अम्ल है, इसलिए। ताजे दूध में पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होता है? अपना उत्तर दीजिए। देखो ताजे दूध में जो पीएच वैल्यू 6 होती है, लेकिन दही बनने पर उसका पीएच मान क्या होगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, इसलिए उसकी पीएच वैल्यू क्या 6 से कम हो जाएगी। एक बार ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ताजा दूध पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? ताजा दूध के पीएच मान में 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बनाया जाता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं दूध के अंदर, जो उसे जो है ना लैक्टिक एसिड में बदलने का काम करते हैं, ये उसे अम्लीय बना देता है। दूध में इसलिए सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध जो है अधिक समय तक क्षारीय बना रहे, और क्षारीय बना रहेगा तो लंबे समय तक वो सही बना रहेगा, ठीक, खराब नहीं होगा। और इस दूध को दही बनने के लिए अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल ताजे दूध में मिला क्षारक उसे पहले उदासीन करता है, फिर इसे अम्ल में बदलता है, जिसके कारण दही देर से बनता है। प्लास्टर और पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? प्लास्टर और पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि आर्द्रता की उपस्थिति में यह जल को अवशोषित करता है, और जल को अवशोषित करके वो ठोस जिप्सम बना देता है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर क्या है, इसके जमने का गुण नष्ट हो जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जहां पर अम्लीयता और क्षारीयता पूरी तरह समाप्त हो जाती है, उस स्थिति को हम कहते हैं उदासीनीकरण। तो अभिक्रिया जिनमें क्षारक अम्ल का जल पे क्रिया कर लवण का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया में अम्ल क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को क्या पूरी तरह नष्ट कर देते हैं अथवा उदासीन कर देते हैं। इस पर लास्ट प्रश्न पर आते हैं। धोने का सोडा बेकिंग सोडे के दो उपयोग लिखने हैं, धावन सोडे का और बेकिंग सोडे के दो उपयोग। तो जनरली जानते हैं धावन सोडे का उपयोग। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स और सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। जल की स्थायी कठोरता के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं बेकिंग सोडा पर। बेकिंग सोडा का उपयोग खाने की चीजों को मुलायम, स्पंजी एवं खस्ता बनाने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की मात्रा को अधिकता से कम की ओर ले आता है, उदासीन करके राहत पहुंचाने का काम करता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता पकाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं। COCl2 का प्रचलित नाम ब्लीचिंग पाउडर। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। वो है धावन सोडा, Na2। CO3 10H2O
इसे कहते हैं धावन सोडा। अगला है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। गर्म करने पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित होती है और सोडियम कार्बोनेट बनेगा। और इसी के साथ आपकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे आपकी क्लास होगी। धन्यवाद।